रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये आगरा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में ये पहला मौका है जब भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। और इस शिविर में हमारी पूज्य भिक्षुणी सुनीति जी, पूज्य भिक्षुणी विजय मैत्री जी, पूज्य भिक्षुणी सुमयधा जी, सभी भिक्षुणियों के बीच में वाकायदा वोट पर लिखकर अनेक धम्म से संबंधित सूत्र बताए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, बड़े ज्ञान की चर्चा है। उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जितना भी किया जाए वो कम है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले लगभग 16 महीने से निरंतर जूम के माध्यम से धम्म ज्ञान बढ़ाने के काम में लगी है। धम्म का ज्ञान भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, उसकी पूर्ति करने के लिए जो भारत में हमारे विद्वान लोग हैं उनसे अनुरोध किया जाता है, और अनुरोध जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है कि वो संपूर्ण भारत में अपनी बात को रखें। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और वह है कि हमारे जो 100 करोड़ लोग हैं उन्हें धम्म की जानकारी, सामाजिक जानकारी, संवैधानिक जानकारी, बुद्ध और उनका धम्म, इसकी जानकारी बहुत ही कम है। और उनको बहुत कम है ये जानकारी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम प्राइमरी से लेकर बड़ी से बड़ी क्लास तक पढ़ाई करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि हम पीएचडी कर लेते हैं, या हम आईएएस आईपीएस का कंपटीशन पास कर लेते हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी हमको नैतिक शिक्षा कहीं नहीं मिलती है, हमको धार्मिक शिक्षा कहीं नहीं मिलती है, हमको सामाजिक शिक्षा कहीं नहीं मिलती है। इसलिए हमारी समाज के लोग बड़े से बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी वो बड़े से बड़े अधिकारी तो हो जाते हैं, बड़े से बड़ा उनका बंगला तो बन जाता है, बड़ी से बड़ी गाड़ियां वो खरीद लेते हैं, लेकिन धम्म के प्रति उनका लगाव जीरो रहता है, शून्य रहता है। समाज के प्रति उनका लगाव शून्य रहता है, जीरो रहता है। इसलिए कि उनके पास ये जानकारी नहीं है, और इसलिए वो प्रभावित भी नहीं होते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है प्रथम करोड़ लोगों के लिए भी बुद्ध का है, तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा वो 140 करोड़ लोगों के लिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने
प्रथम कड़ी में सबसे पहले जो SC ST और OBC के लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ है देश में, और वो प्राचीन काल के मूल निवासी हैं, तो प्रथम कड़ी में उनको तैयार करने का, उनको ज्ञानवान बनाने का ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रयास है। इसलिए हम लोग बड़ी तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जूम वेबिनार के माध्यम से बड़ी तेजी से और समाज के उपयोगी हर विषय में चर्चा करा रही है। मुकेश बौद्ध जी, पूज्य भंते जी जुड़ जाए तो मुझे बता देना। जुड़ गए भंते जी, जुड़ गए हैं जी। तो जी। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो प्रयास है, वो प्रयास इसके लिए है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, वो भारत का राष्ट्र है, भारत का देश है, भारत की शक्ति है, भारत की ताकत है, इसलिए उसको संविधान का ज्ञान होना चाहिए, बुद्ध और उनका धम्म का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूं, इस निवेदन के साथ कि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों में बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ना चाहिए, जिससे हम स्वयं को तैयार कर सकें और स्वयं तैयार होकर फिर हम समाज को तैयार कर सकें। तो यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बड़ी तेजी से मूवमेंट को चलाने के पीछे, आंदोलन को चलाने के पीछे उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने हमारे बीच में बहुत ही अच्छी जानकारी रखी, सभी साथियों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना। हमारे बीच में पूज्य भंते जी, निर्मल मेहता जी जुड़ चुके हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय रखा है, इंद्रियां इस प्रकार से जो काम करती हैं हमारे, तो आप उस विषय पर अपनी उद्बोधन रखें और धम्म देशना रखें। हम सभी उपासक उपासिकाओं को आप अनुग्रहित करें। पूज्य भंते जी, थोड़ा लाइट। जी आवाज आ रही है, थोड़ी लाइट कम है अधिमा। जी ओके। पीछे की तरफ है लाइट, पीछे की तरफ है लाइट, इसलिए मुंह पर अंधेरा है। जी कोई बात नहीं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम भंते निर्मल मेहता भिक्खुनी है और पिछले 4-5 वर्ष से मुरादाबाद में धम्म कार्य कर रहे हैं। फरवरी 2021 में भंते सुनीति जी और मैत्रेय भंते जी के संपर्क में आई। फरवरी 2021 से मैं पहला प्रशिक्षण लिया और पिछले 8 दिन से यहाँ गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज आगरा यूपी में भंते सुनीति और मैत्रेय जी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने आए हैं। आज मेरा ये दूसरा प्रशिक्षण। भंते जी फोन बंद करवा दीजिए। लेकिन भिक्खुनी संघ का ये चौथा प्रशिक्षण है। ये बंद करते, इसको नहीं हो रहा, इसको बंद करता। आज मैं आपको हमारी ज्ञानेंद्रिय और पंचांग प्रणाम का क्या महत्व है वो बताऊंगी। मैं
बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा बता सकूं। आज पहली बार वेबिनार में सुबह कर रही हूँ। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर बता सकूं। ज्यादातर हम सुनते हैं कि 5 इंद्रियों के बारे में, उसमें से मेरी एक इंद्रिय तो इस तरह से 6 ज्ञानेंद्रिय हो जाती है, क्योंकि इन इंद्रियों के कारण हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़ों, शिक्षकों और श्रवणों के सामने पंचांग प्रणाम करते हैं। और ये पंचांग प्रणाम हमने बुद्धा के धम्म में आकर सीखा, क्योंकि बुद्ध का धम्म केवल मानव कल्याण पर इंगित करता है। तो जब हमें अपने को किसी से ज्ञान लेना होता है या सीखना होता है, तो पहले विनम्र होना होता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा, जिसमें हमारी इंद्रिया 5 इंद्रिय हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने शरीर के अगर 5 भाग करें तो पंचांग प्रणाम करते हुए 4 मुंह शायद नेटवर्क की समस्या की वजह से बनते जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है? जी आ रही बनते जी। बादल सिंह जी, जी आ रही बनते जी, आ रही आवाज आ रही है। और हम याचना करते हैं आप हमें ज्ञान दो, और इन 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान लेकर वो मन को भेजती है, संदेश भेजती है हमारी हर इंद्रिय, और उसी के एक छवि हमारे मन में बनती चली जाती है। इस प्रकार 6 ज्ञान इंद्रियां हो जाती है। नेटवर्क की काफी समस्या है बिल्कुल। नेटवर्क की काफी समस्या हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आँख, कान, त्वचा और मन, आपका काम देखने का है, लेकिन क्या क्या देखते हैं? आँख से हम दृश्य देखते हैं, और उस दृश्य की छवि हमारे मन में बनती चली जाती है। उसमें जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हम पहाड़ों पे या नदियों के आसपास घूमने गए, हमने पहाड़ देखा, वहां पेड़ पौधे हैं, तो एक पहाड़ की छवि दिमाग में बन गई। भविष्य में कभी उसके बारे में जिक्र भी आएगा तो एकदम दिमाग रिएक्शन करेगा कि पहाड़ कैसा होता है। उदाहरण के जरिए मैं समझाना चाहूँ, एक बच्चा जब जन्म लेता है, अभी आवाज आ रही है? हेलो जी बनते जी, आवाज आ रही है लेकिन मेरी? बहुत ही वीक आवाज आ रही है, बिल्कुल किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि कोई दूसरा हैंडसेट हो जिसका में अच्छा नेटवर्क है
जिसमें अच्छा नेटवर्क है तो उस हैंडसेट से आप जुड़ सकते हैं, कोई अच्छा जिसमें नेटवर्क मिल रहा हो। 3-4 दिन ट्राई कर लिए, लेकिन ऐसे है तुम्हारे फोन में नेटवर्क अच्छा है क्या बनते जी आपके फोन में? ये एयरटेल या आइडिया की जो सिम होगी उसका नेटवर्क अच्छा आता है वहाँ। एयरटेल और आइडिया, ये दोनों कंपनियों का नेटवर्क अच्छा आता है वहां पे, और जियो का बिल्कुल नहीं आता है, जियो का। तो आइडिया वाले, आइडिया वो मोनिका जी होंगी, मोनिका जी का है, आइडिया का है शायद, या एयरटेल का है। मुकेश जी, जी सर। पूज्य बंटी जी से निवेदन करो कि जिनके हैंडसेट में एयरटेल की सिम हो या आइडिया की सिम हो उससे जुड़ जाएं। जी जी। मैं पूज्य बनते जी से निवेदन करूंगा कि आगरा केंद्रीय कार्यालय आगरा पे जो नेटवर्क है वहाँ पे जियो का नेटवर्क काम नहीं करता है, तो किसी सदस्य के पास या वहाँ पे जो भी बनते जी हों उनके पास आइडिया या एयरटेल का सिम है, उसका नेटवर्क अच्छा मिलता है, आप उस हैंडसेट से जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी उपासक उपासिकाओं को आपकी आवाज क्लियर आ सके। जी। आइडिया या एयरटेल का जो भी नंबर है जिनके पास, तो आप उस हैंडसेट से आप जुड़ सकते हैं, जिससे अच्छी वॉइस आ सकती है सभी को। जियो का नेटवर्क वहाँ पे काम नहीं करता है, काफी कमजोर है, और किसी भी सदस्य को आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है। सब वाईफाई की भी जी। मदद ले सकते हैं किसी की, जी जी हाँ, किसी के वाईफाई। सेट से वाईफाई की भी हेल्प ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एयरटेल आइडिया का नेटवर्क है, उसकी वाईफाई को ओपन करके आप अपने इस हैंडसेट को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, तो अच्छी वॉइस हम सभी को मिलेगी। यदि बनते जी दूसरे हैंडसेट से जुड़ गए हैं तो निवेदन है कि वह अपने माइक को म्यूट करें, सॉरी अनम्यूट करें, कोई अन्य दूसरे हैंडसेट से माइक को अनम्यूट करें। सब ऐसा लग रहा है कि बंते जी को नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से आज की गम्य देशना में क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है, तो आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ कोई बात नहीं, तो समय अगर कोई साथी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे जो थोड़ा बहुत बोल सकते हो तो बुलवा दीजिएगा। जी जी। हमारे जम्मू कश्मीर से रतनलाल चरगोत्रा साहब जुड़े हुए हैं, और अपने तुलसीदास लांगे साहब भी जुड़े हुए हैं, तो तुलसीदास लांगे साहब से बुलवा दीजिएगा। जी जी हाँ, थोड़ा नेटवर्क की समस्या होने की वजह से बंते जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं तुलसीदास लंगी साहब, उनसे मेरा निवेदन है कि वह अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी चर्चा रखें। सम्मानीय तुलसीदास लंगी साहब।
जी मेरी आवाज आ रही? मेरी सब आवाज आ आ रही रही? जी आ रही जी, आ जी, रही है, सब आ रही आपकी है। आवाज आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। देखिए बहुत अच्छा जो प्रशिक्षण चल रहा है तो काफी कुछ सीखने को मिला था। तो अब क्योंकि ये प्रॉब्लम नेटवर्क की आ रही है तो इसमें क्योंकि ये काम जो अधूरा रह गया था बाबा साहब का, माननीय कांशीराम साहब का, अब इस अधूरे काम को पूरा करने में, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि बौद्ध महासभा जो है एक अच्छा रोल प्ले कर रही है और इसका नेतृत्व भी धर्म प्रकाश भारतीय जी अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। पूरे देश से एक एक मूर्तियों को चुन के एक माला की बना रहे हैं और हमें सबको, जो हमारे सीनियर साथी हैं, नए साथी हैं, नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि इसको पूरा करने में हम सब जी जान से जुड़ जाएं और जब तक ये फिजिकली अब कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो हमें ये मैसेज जो है बुद्धा का, यानी बौद्ध में देश बनाने, जो प्रबुद्ध भारत का जो सपना बाबा साहब का था, तो मैं इस देश को, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ, यानी बौद्ध में देश बनाना चाहता हूँ जो कभी सम्राट अशोक के वक्त का जमाना। अब इतिहास ये बताता है कि हिस्ट्री में जो गोल्डन पीरियड बताया गया, सुनहरी जमाना, वो बहुत काल का जमाना ही है, उसको सुनहरी जमाना जो कहा जाता है। जैसे 10 हमारे जो राजे महाराजे हुए हैं, मौर्य से लेकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो अशोक से लास्ट राजा जो बृहस्पति था, तो उस शासन काल में ही ये सोने की चिड़िया इस देश को कहा गया था। यानी इतना ये समृद्ध हमारा देश था कि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था, इंसान और इंसानियत का बोलबाला था, यानी इंसानियत का राज था, सभी इंसान बराबर थे। और लास्ट में जो राजा भरतरथ का जो विश्वामित्र शुंग ने जो उनका जो है छल कपट से वध किया और उसके बाद जो है क्रांति के बाद प्रतिक्रांति शुरू हुई और फिर से जो है बौद्ध धर्म जो है जो इस देश पे पनपा, इस देश में पैदा हुआ और उसको जो है प्रतिक्रांति से जो है हिंदुइज्म की जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम से जो है फिर से जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है इस देश में बड़ा। और आज जो है ये जो इस वक्त दौर जो चल रहा है इस देश में, जैसे RSS और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार जो इस देश में चल रही है, ये उस ब्राह्मणिकल सिस्टम को फिर से देश में लागू करना चाहते हैं। और अगर इस समय को नहीं संभाला गया तो इस देश की जो स्थिति है मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खराब हो सकती है। और इस देश में से जो इंसान और इंसानियत
का खात्मा होने का खतरा है। हमारे जैसे संविधान में जो गारंटी दी गई है, जो प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, यानी बराबरी, आजादी और भाईचारा, ये जो भी सरकार देश में बने, ये उसकी जिम्मेवारी है देशवासियों को ये 3 चीजें प्रोवाइड करनी, आजादी, बराबरी और भाईचारे का माहौल पैदा करना और सबको इंसाफ मिले, ये गारंटी है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये शपथ लेकर इस देश पर जो शासन कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो उल्लंघना हो रही है, ऐसी देश की स्थिति जो बनी हुई है, तो इस वक्त को संभालने की जरूरत है। अब ये स्थिति है, अब ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस में एक जो है एक भय सा बना हुआ है कि भी अगर बौद्ध धर्म हम प्रचार करते हैं तो शायद हमारी रिजर्वेशन चली जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस शंका को जो है मैं ये समझता हूँ दिमाग से निकालने की जरूरत है। अब एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है एक जो है सबके लिए जरूरी हो गया है। आज वे भी एक प्रश्न है कि जो बच्चे, उनको एक स्कीम जो सरकार ने चलाई है कि जो बच्चे इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड हैं, यानी सोशल बैकवर्डनेस की जो क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूट है कि क्लासेस दो आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कार्ड ब्लैकलिस्ट, जो समाजी तौर पर और तालीमी तौर पर पछड़ी हुई राजनीतियां हैं, उनको बैकवर्ड का स्टेटस दिया जाता है। उसमें कहीं इकोनॉमिकल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जैसे मंडल कमीशन की बात हुई, मंडल कमीशन भी उसमें जो है ये चालाकी से जो है उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है अपने जस्टिस मिश्रा को जो है देश का चीफ जस्टिस बना के और किसी से पिटीशन डलवा करके, तो उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो जोड़ दिया गया कि भाई इसकी इनकम जो है इतनी होगी, वो उसको ओबीसी कंसिडर किया जाएगा। तो यानी आज जो है जब से ये यानी नरेंद्र मोदी जी है, जब ये इस देश के पहली बार जो है 2014 में जो जब देश में इलेक्शन लड़ा, भाई ये ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोगों ने दर वोट डाल दिए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। आज ओबीसी का जो है रिजर्वेशन का कोटा इसी मोदी ने काट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को जब समझ आनी चाहिए कि भाई ये जो है सारा छलावा था, एक यानी धोखा था, और अब भी हम धोखे में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें जो है मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी हम ये है हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, इससे जुड़ जाएं, तो ये एक ताकत बन जाती है और हम उस बलबत्ते के ऊपर इस देश के जो है राज सत्ता के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अभी सिखों की 2 करोड़ आबादी है, लेकिन पूरे देश में देखिए पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं और अपनी बात भी मना लेते हैं। इसलिए जो है मुस्लिम है, दूसरे है साथी हैं, अभी पारसियों की आबादी जो है हमारे से भी कम है, वो तो लाखों में भी नहीं है, अब तो लाख से भी नीचे आ गए, यानी कोई 0.67 के 68 एथनिक आबादी है, लेकिन सबसे अमीर कम्युनिटी है, उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है और थोड़ी सी संख्या है देश में और वो घटती जा रही है। पहले लाख से थोड़ी ऊपर थी, अब लाख से थोड़ी नीचे आ गई और नीचे आ गई है। लेकिन सबसे एजुकेटेड और जो है इकोनॉमिकली सबसे मजबूत कम्युनिटी जो है, छोटी सी कम्युनिटी होने के बावजूद भी, तो लिहाजा हमें अपने समाज के दिमाग में से ये बात निकालने की जरूरत है कि अगर हम बहुत धर्म अख्तियार कर लेते हैं, तो बाबा साहब का जो एक आइडिया था कि जैसे आज देश के ऊपर हमारे देश में आए दिन जो है एट्रोसिटी जो है ये बढ़ रही है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर,
यानी ये कास्ट के सिस्टम की वजह से, ब्राह्मणिकल आर्डर के सिस्टम की वजह से वो अपना पोजीशन बनाए रखना चाहें। लेकिन इस वॉइस को जब बाहरली कंट्रियों में जब बात जाती है कि वहां पर ये जाति हो रही है, जो जाति होती है, तो कह रहे हैं यार वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है। तो लिहाजा इस वॉइस को इंटरनेशनल वॉइस बनाने के लिए अगर कहीं किसी मुस्लिम के ऊपर कोई अट्रॉसिटी होती है तो पूरी वर्ल्ड का मुस्लिम वो उसके आवाज उठाता है। अगर किसी क्रिश्चियन के ऊपर किसी की अट्रॉसिटी होती है तो पूरी दुनिया का क्रिश्चियन उसको वॉइस करता है। और इसी तरह अगर हम सारे बौद्ध मैं देश बन जाते हैं, हम बौद्ध बन जाते हैं, तो अगर किसी बौद्ध के ऊपर कोई परेशानी होगी तो पूरी दुनिया का बौद्ध जो है वो इसकी जो इंटरनेशनल वॉइस बनेगी, यानी पूरी दुनिया के बौद्ध जो है वो हमारी पुष्टपनाह पर खड़े होंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बाबा साहब ने सोच समझ के जो हमें दिया है, यानी उन्होंने जो अख्तियार किया है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी सारा स्ट्रक्चर जो मैं समझता हूँ ये लॉर्ड बुद्धा की दूरी से जो लिया हुआ है। तो इसमें हमें जो है मैं ये समझता हूँ हमें अपने समाज को जो है उसमें दिमाग में से कुछ खलच जो है, कुछ खामियां जो है उनको दूर करने की जरूरत है। और उसके लिए हमें अभी क्योंकि ये कोरोना की वजह से जो है जो फिजिकल मीटर्स वगैरह जो है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ही ये खत्म हो जाए वैसे तो अब इसका कोरोना का कोई ऐसा है नहीं ज़्यादा, क्योंकि लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन इसने होगा सा बना दिया है सरकार ने, क्योंकि अपनी जो है कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं कि भाई कहीं जो दूसरे से खुद तैयारी करते रहते हैं, लेकिन बाकी जो है समाज के लोगों को कोरोना का भय दिखाकर वो अंदर भाई वो बाहर ना निकले। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब उतनी बाहर नहीं, हमें अब फिजिकली बाहर निकलने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। हम भी यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलके कि अभी फिजिकल कहीं 10-20-50 लोग कहीं मिलते हैं, उनको बैठ के जैसे हम पहले कैडर कम लगाते थे। मानवर कांशीराम साहब ने तो जब दिल्ली में 1980 में हमने तो 78 से जुड़ के तो 1980 में एक कैडर काम दिल्ली रायगढ़पुरम में जो है अग्रवाल में खाया था। वो लगभग 5-6 दिन का था। तो उसमें टोटल पूरे देश से 50 लोग जुड़े थे, टोटल 50 लोग हर स्टेट से 2-2 4-4 लोग बना के। तो कांशीराम साहब ने उन 50 लोगों को 5 दिन में हर सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट भी बुलाए, खुद भी देते थे, यानी सुबह से 8 बजे से शुरू होके चाय वाय पी के बैठ जाते थे, और दोपहर को 1 बजे लंच होता था 1 घंटे का, शाम को चाय टी ब्रेक होती थी, और रात को फिर इकट्ठे ही उधर चुप से नाइट स्टे भी वहीं इकट्ठे ही रहना, उसी धर्मशाला में रूम बैठे थे। तो वहाँ रात को ग्रुप डिस्कशन होती थी। तो 5 दिन में जो है वो फुल फ्लैज कैडर कैंप उसको कहा जाता है। तो उसमें 50 लोगों को तैयार करके उन्होंने जो है पूरे देश में उन्होंने अपने अपने स्टेटों में जाके तो आप 2-2 दिन का कैडर कैंप लगाइए। तो उसके बाद जो हम 2-2 दिन का कैडर कैंप लगाते थे यहाँ पर जगह जगह पर जा करके, तो इस तरह से बात बढ़ाई। हमने जम्मू कश्मीर में शुरू किया काम, और यहाँ पर बात आगे बढ़ी। और 1996 में जो है जब बहुजन समाज पार्टी जो कभी नेशनल पार्टी नहीं थी, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया, जो हरियाणा में भी था। 3 स्टेटों में तो रिकॉग्नाइज थी ऑलरेडी पार्टी, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब था, क्योंकि नेशनल जो इलेक्शन कमीशन का एक क्राइटेरिया है कि जो पोलिटिकल पार्टी 4 सीटों में रिकॉग्नाइज होगी उसको नेशनल पोलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है। तो उसमें 1996 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2 लोग हम इलेक्शन लड़े, उसमें मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा उधमपुर लोकसभा से, और जहाँ से शेख अब्दुल रहमान जी हमारे साथी थे वो भी लड़े। तो और हमने तो जीते तो नहीं, लेकिन वोट इतना मिल गया कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज कर। तो कांशीराम साहब बार बार फोन करके बता रहे थे भाई देखो हरियाणा तो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सका, तो जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताओ। तो हम आंकड़े कलेक्ट करने लगे, तो पार्टी का क्राइटेरिया पूरा होगा, जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज होगी, 4थी स्टेट बन गई।
तो चौथी स्टेट जो बनने से नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई, यानी जम्मू कश्मीर का बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में एक योगदान रहा है। तो इस तरह से जो है अब ये बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनने के बाद बहुत सी रियायतें जो है नेशनल पार्टी को मिलती हैं। तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि हमें जैसे अभी ये शिविर जो लग रहा है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के शिविर जो है भी लगाने की जरूरत है। जैसे हमारे मैं भी अपने दिमाग में कुछ अपने साथियों के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था कि हमारे जहाँ जम्मू में डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही एक तहसील अखनूर पड़ती है, वहाँ दरियाए चनाब है। चनाब के किनारे जो है बहुत विरासत निकली है पुरानी, उसमें बुद्धा के अभिषेक निकले हैं। तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको मेंटेन कर रहा है। वो बुद्धा के अभिषेक जो है वो मैंने फोटोग्राफ की शायद भेजे थे मेरे साथ। तो उसमें अभी पीछे एक सम्मेलन हुआ था। वो एक ITBP के कमांडर है, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन संगठन से मिलके तो वहाँ किया था। तो हम भी सोच रहे हैं कि कोई एक जहाँ शिविर जो है उसकी बहुत विरासत की जगह पर ही लगाएंगे, ताकि लोग बाहर के आएँ और वो विरासत के भी दर्शन करें और वहाँ जो है और भी कौन सी जो चीज़ें देखने में मिलेंगी। तो इसी तरह से जैसे बोध गया का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये अच्छी यानी इसके शिविर लगते रहेंगे, तो जैसे लोग तैयार होते जाएंगे। लेकिन हमें नई पीढ़ी को ज़्यादा तैयार करने की जरूरत है। अभी नई पीढ़ी मैं समझता हूँ कि कम निभाग हो रही है, उसको ज़्यादा तैयार करने की जरूरत है। तो हमें तो हमारे तो जो आखिरी दहाके हैं, तो हम तो चाहते हैं जितना हमारा जीवन बचा है इसमें हम जितनी सेवा दे सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, इतने सारे सीनियर साथी जो है मिलके वो अपना इसमें जीवन सारा लगा दें और नई पीढ़ी को तैयार करें। जैसे मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि इसके जो है 18 से लेकर 35-40 साल के दरमियान जो पीढ़ी है, ये अभी इग्नोरेंट है, क्योंकि जो पहले कार्यक्रम लगते थे वो लोग तो अब 40-45 क्रॉस कर चुके हैं और जो नई पीढ़ी आई है ये बिल्कुल अनअवेयर है, यानी ये बिल्कुल इनसे बाखबर नहीं है। तो इस पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत है। अभी जो है आर्थिक संकट आ गया है जैसे देश में। अभी ये उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कभी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है देश में, ये बड़ी खतरनाक चीज। प्राइवेटाइजेशन जो है या जो हमारे सरकारी, जैसे इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था, तो 14 बैंक जब नेशनलाइज हुए तो उससे पहले जो है बैंकों में हमारी प्रेजेंटेशन नहीं थी, पूरे बैंक प्राइवेट थे। तो रॉयल तो जब नेशनलाइज हुए वो, तो उसमें हमारे लोगों को रिजर्वेशन के द्वारा नौकरी मिलना शुरू हुई और बैंकों में जो है प्राइवेट। अब जब से जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गई है, तो जो प्राइवेट मालिक होता है बैंक का, उसकी मर्जी है, किसी को उसकी मर्जी का ना दे। तो ये एक बड़े सीधे तरीके से जो है ये रिजर्वेशन के ऊपर जबरदस्त अटैक चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात को, पूरी बात को समझने की जरूरत है और आने वाली पर। और अभी जैसे जो है ये बहुत बहुत साधुवाद साहब। हमारी उपासिका जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। शशि मैडम जी जो हैं लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप 5 मिनट अपनी बात को रखें। शशि सिंह मैडम, आपसे निवेदन है कि आप 5 मिनट अपनी बात को रखें। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम, आ रही है। जी धन्यवाद। जी नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शशि सिंह जी हूँ लखनऊ से, और जी मैं तो अब
आपके उसमें बस श्रोता बन के ज़्यादा रहना चाहूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है। लेकिन इनकी मुख्य बातों को जैसे लेकर हम चलते हैं कि अहिंसा की ओर नहीं जाना है, मन में शांत विचार रखने हैं, सबके लिए दया का भाव रखना है और लोगों को मतलब इंसानियत की नज़रों से देख कर के और उनको जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करना है और जीवों पर दया करना, ये सब तो चीज़ें पढ़ी हैं हमने। लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एकदम बौद्ध धर्म में समाहित लोग जो बहुत ज़्यादा कई-कई वर्षों की दीक्षा लिए हुए हैं, उनको तो सिर्फ़ सुनने की ज़रूरत है और उनसे ज्ञान लेने की ज़रूरत है भी हम लोगों को। संसार के चक्र में तो हम भी उलझे हुए हैं। अपनी नौकरी करना या कर्मचारियों की समस्याओं को देखना या घर के काम, ज़िम्मेदारियाँ, उनके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी कह रहे थे आप कि हाँ, जो निजीकरण है, प्राइवेटाइज़ेशन, वो बहुत बड़ी बाधा है हमारे समाज के विकास में। आप देख रहे होंगे कि नौकरियों को किस तरह से एकदम मज़दूरी से भी बदतर स्थिति में ला दिया गया है और इंसान मजबूर होकर के पढ़े-लिखे अच्छे-अच्छे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए एकता की बहुत आवश्यकता है और बौद्ध धर्म जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा मजबूती है। तो मुझे लगता है कि यही एक मार्ग है जिससे कि हम अपनी चीज़ों को वापस पा सकते हैं और जो हमारी विरासत थी उसको बचा सकते हैं। और एक ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो बौद्ध धर्म के अवशेष हैं उनको जहाँ मिलता है नष्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी अयोध्या में वो जीता जागता उदाहरण देखा आपने कि किस प्रकार से करके, तो इसको बचाने की बहुत आवश्यकता है। ये बचेगी तो हमारे बौद्ध धर्म की चीज़ों को बड़ी मजबूती मिलेगी। लोग आके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाँ, हमारी नींव यहाँ से शुरू हुई थी और आज हम कहाँ पे पहुँच गए हैं और बँट गए हैं। जो बँट रहे हैं हम लोग, इसमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इसमें ही बौद्ध धर्म की चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी और ये जो विचारधारा है, ये सबको एक करेगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और अभी तो मैं और सुनने की कोशिश करूँगी जिससे मैं और ज्ञान प्राप्त कर सकूँ और कुछ अच्छा कर सकूँ। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। शशि मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी। आप अपना नाम, नंबर और जी, कॉन्टैक्ट जो मैंने है चैट बॉक्स चैट में बॉक्स अवश्य लिख में जी दीजिए। दिया है। जी, ये मैंने शुरू में चैट बॉक्स में दिया है जी, जी। अपना नाम, नंबर। जी। जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत साधुवाद। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सीनियर साथी जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा। परम सम्माननीय हमारे सम्यक जी, यदि हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। बी आर सम्यक जी। साहब। जी साहब। जी साहब। बी आर सम्यक साहब से निवेदन है कि वह अपनी बात को रखें। हमारे पुराने मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी में सदस्य हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि 5 मिनट आप भी अपनी बात को रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। समस्त प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की जो वेबिनार आयोजित की गई है, यह जो इसका जो पावन उद्देश्य जो है, इसमें विषय दिया गया था मानव की इंद्रियों के बारे में। ये बहुत ही अच्छा विषय है। जब तक हम अपनी इंद्रियों के संचरण के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक तथागत के मार्ग पर चलकर हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक हम बौद्ध धर्म को समझने में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें इंद्रियों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। साहब, ऐसा लग रहा है कि आप खीर का सेवन कर रहे थे, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा चेहरे पे लगी हुई है, शायद ऐसा लग रहा है। नहीं, वो खीर का सेवन नहीं साहब, वो मेरे क्या थोड़ा कागज लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा।
अच्छा थोड़ा सा चलिए ठीक है। चलो कोई बात चोट लगी थोड़ी सी चेहरे पे। ठीक है साहब, जी कंटिन्यू करो। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अभी क्या है कि परिवार के बीच में था, यहाँ कुछ आए थे तो बात भी चल रही थी मेरी उनसे। तो साथियों, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब ने जो कारवां चलाया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, उस कार्य को हम सभी मिलकर के साझा प्रयास करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी साथी लोग कार्य कर रहे हैं, देश भर के विभिन्न राज्यों से हमारे साथ लोगों का कारवां बन चुका है। अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर से एक हमारे वरिष्ठ साहब बोल रहे थे, जो यानी कि हम कहेंगे कि भारत के कोने कोने में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है उसका कारवां फैल चुका है। तो हमें निचले स्तर से लोगों को तैयार करने के लिए भी इस प्रकार की वेबिनार को सतत जारी रखना जरूरी है। मैं कुछ समय से स्वयं नहीं जुड़ पाया था, मेरी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से लगभग 8-10 महीनों से मैं आप लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा